हम 2008 तक पहुंच चुके हैं। मुशर्रफ साहब का दौर खत्म हो चुका, आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में कि दुबई एयरपोर्ट पे लोग गाड़ियां छोड़ छोड़ के अपने मुल्क जा रहे थे इस क्राइसिस की वजह से, क्योंकि लोगों को डाउन साइज कर दिया गया था। इन सारे मामलात के बाद 2010 में तारीखी फ्लड्स आ गए। 1500 लोगों की तो डेथ हो गई सिर्फ इस फ्लड्स की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं उसी पाकिस्तान इकॉनमी सीरीज का अगला एपिसोड शूट कर रहा हूँ और अब मुझे लगता है कि ये आखिरी वीडियोस ही हैं, क्योंकि हम 2008 तक पहुंच चुके हैं। मुशर्रफ साहब का दौर खत्म हो चुका है। नए इलेक्शन होने के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी है। वो जो बेनजीर भुट्टो साहिबा का पूरा इंसिडेंट इसमें आ चुका है, यानी कि उनकी शहादत किस तरह हुई और क्या हुआ। और अब हम पहुंच चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में। को बताते हैं 2008 में जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आई तो वो साल था, वो पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंजिंग साल, क्योंकि वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का साल था। यानी आप समझे, मुझे याद है कि मैं जब दुबई पहुंचा था तो मैं किसी से डिस्कस कर रहा था तो मुझे ये वाज़ेहन बात बताई गई थी कि दुबई एयरपोर्ट पे लोग गाड़ियां छोड़ छोड़ के अपने मुल्क जा रहे थे इस क्राइसिस की वजह से, क्योंकि लोगों को डाउन साइज कर दिया गया था। इतने माशी हालात खराब थे पूरी दुनिया के, क्योंकि ये ओरिजिनेटेड बाय यूएस था। अब यूएस आपको पता है एक सुपर पावर है, तो जब सुपर पावर में कभी इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है तो उससे अलाइन पूरी दुनिया में वो इफेक्ट्स आते हैं। अब इस ग्लोबल क्राइसिस के असरात पाकिस्तान में भी आने थे। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान की ग्लोबल ट्रेड रुक गई। जो पाकिस्तान करता था, एक्सपोर्ट्स गिर गई पाकिस्तान की। पाकिस्तान डेफिसिट में चला गया, इन्फ्लेशन डबल फिगर्स में, यानी तारीखी 20% इन्फ्लेशन थी। तो आप समझ लें ये सारी वो चीजें थी जो इस क्राइसिस की वजह से आई। और 2008 में जब जीडीपी हमारी मेरे ख्याल से 4.7% थी, पर इस क्राइसिस के बाद जब 2009 आया तो जीडीपी गिर के 1.7% पे रह गई। और उस टाइम पे सिक्योरिटी क्राइसिस भी थे। यानी आप समझें पाकिस्तान में ये जो ड्रोन हमलों की बात होती है आजकल, उस वक्त थोड़े पीक पे थे। इसकी वजह से पाकिस्तान के हालात थोड़े मजीद खराब हुए। और हमारा जो कहते हैं ना इकोनॉमी की बात की जाए इससे, तो जो टूरिज्म उस जगह जा सकता था नॉर्थ की साइड पे, वो सब बंद हो गया। तो इकोनॉमी का जो पहिया उससे चलना था वो बिल्कुल बंद हो। चलते चलते बात की जाए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तान वैसे ही एक रिलीजियस कंट्री है, पर कहते हैं ना इसी बात का फायदा बहुत उठाया जाता है। तो उस टाइम पे एक इंसिडेंट हो गया था सलमान तासीर साहब वाला, तो उस वजह से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हालात बड़े खराब कशीदा हुए और इसका भी असर सारा गवर्नमेंट पे ही था, उसी ने संभालना है। तो आप समझे इकोनॉमिकली और एक और मुसीबत। अब इन सारे मामलात के बाद 2010 में तारीखी फ्लड्स आ गए। यानी वो उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 1/4 आर्टिकल के मुताबिक 1/4 हिस्सा पाकिस्तान का फ्लड में डूब गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पाकिस्तान की एक अच्छी खासी जमीन है जो एग्रीकल्चर बेस है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से चलता है। तो वो सारा डूब गया, जिसकी वजह से इस फ्लड से हुआ क्या, 1500 लोगों की तो डेथ हो गई सिर्फ इस फ्लड्स की वजह से। और फूड शॉर्टेज हो गई, सारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम रुक गया। अब ये वो सारी वजूहात है जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी स्टेबल होने के बजाय और कमजोर हो रही थी 2010 तक। और अगला एक कहते हैं ना बड़ा खतरनाक वाकया इनकी हुकूमत में हो गया, जिससे पॉलिटिकली भी कह सकते हैं, इकोनॉमिकल तो ऑब्वियसली जब दुनिया में हमारे किस्म के वाकयात होंगे तो हमें कौन सपोर्ट करेगा। वो वाकया था उसामा बिन लादेन का। वो पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि किस तरीके से पाकिस्तान में इंटरप्शन के साथ उसको पकड़ा और उसको मारा और ले गए। तो वो आप समझ लें एक बहुत बड़ा बैड इमेज था पाकिस्तान का। इकोनॉमिकली उससे काफी ताल्लुकात भी खराब हुए, क्योंकि लगा तो यही कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। खैर वो जो भी था मैं उसकी तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं इससे भी पाकिस्तान इकोनॉमी पे काफी असर पड़ा, क्योंकि हम आपको पता है यहाँ वहां से लेके चला रहे मुल्क, वो हमें जब पैसे नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा। मैं इकोनॉमी रिफॉर्म्स भी किए इन्होंने, पर उससे जाते से पहले एक नेगेटिव पॉइंट और बता दूं, वो है एनर्जी क्राइसिस का, कि इनकी हुकूमत में एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा पाकिस्तान ने फेस किया। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, यानी जो एनर्जी क्राइसिस में टाइमली करनी थी वो नहीं हुई, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल बहुत बड़ा शॉर्टेज पैदा हो गई। और उस पैदा होने की वजह से पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस मेरे ख्याल से आज तक बहुत नेक्स्ट लेवल है। अब मैं ये नहीं कह सकता पूरा उस गवर्नमेंट में था, ये कनेक्टेड पीछे से आ रहा था। तो बस आप समझ लें ये आखिरी नेगेटिव पॉइंट था। आगे आपको बताते हैं इकोनॉमी रिफॉर्म्स। अब इस हुकूमत में चंद अच्छे काम भी हुए, जिसकी वजह से हमारी 2-3 चीजें अच्छी हुई, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो टैक्स रिफॉर्म्स मुशर्रफ साहब के दौर से हो रहे थे, इन्होंने मजीद किए, जिसकी वजह से हमारे कलेक्शन बढ़ गया और हमारे पास पैसा जनरेट होना शुरू हो गया। जैसे हमारी जीडीपी इनकी तारीख में कितनी रही वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप समझे इन्होंने जो सब्सिडी दी हुई थी उसमें थोड़ी रिडक्शन कर दी, ताकि हुकूमत के खजाने में पैसा जमा हो और आवाम पे ही लगे। और जो सबसे बड़ी बात, IMF के पास गए, उनसे पैसे लेके मुल्क को कहते हैं ना रीपेमेंट्स की, पेमेंट का जो मसला था वो IMF के थ्रू कंप्लीट किया गया। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा काम हुआ, उसमें इन्होंने ज्यादा की, मोबाइल की मेरे ख्याल से जनरेशन में गए। उसके साथ साथ 3G से 4G हो गई थी जो सर्विसेज थी, तो ये भी अच्छा
वर्क था। और सेकंड बात की जाए रेमिडेंस, फॉरेन रेमिडेंस थी, उसने हमारे कहते हैं ना स्टेबल रखा था फॉरेन एक्सचेंज को, वो भी भारी अमाउंट में हमें मिल रही थी। इन सारी चीजों से हुआ ये कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट 2008 में था 7.5%, वो 2013 में कम होकर 5% रह गया। और इन्फ्लेशन जो ग्लोबल क्राइसिस की वजह से 20% हो गई थी, वो भी कम होकर 9% रह गई। और आप समझ लें जीडीपी पे भी इसका काफी अच्छा फर्क पड़ा, और वो भी आप लगा लें 4% के करीब। तो ये सारी वो बातें हैं जिसको कम्युनिकेट किया, यानी मैंने आपके साथ सारी डू एंड डोंट्स बता दिए, पॉलिटिकल इफेक्ट्स भी बता दिए, और इकोनॉमी पे उसके क्या असर थे वो भी बता दिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे तो अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।